नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। एक छोटे से पॉज के बाद ईवीएम पर विपक्षी राजनीतिक दलों का विलाप फिर से चालू हो गया। आप उसे विलाप कहिए, विधवा विलाप कहिए। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के किसी क्षेत्रीय अखबार में एक खबर छपी कि मुंबई उत्तर पश्चिम, जहां तक मुझे याद है, मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जो सांसद चुनाव जीते हैं, उनके किसी रिश्तेदार को एक फोन दिया गया। उस फोन पर कोई ओटीपी आता था और उस ओटीपी के माध्यम से ईवीएम को अनलॉक किया जाता था। ये वैसे तो बड़ी हास्यास्पद बात है और मुझे लगता है कि हास्यास्पद से ज्यादा ये फेक है और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि वो कोशिश करे कि इस तरह की खबरें जो प्लांट की जाती हैं उनसे बचा जा सके या ऐसे लोगों को त्वरित जांच कराने के बाद दंडित किया जा सके। एक और सूचना आ रही है कि एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उसके बाद से कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपना रोना धोना चालू कर दिया है। ईवीएम भी बेचारी सोच रही होगी कि चलो इस चुनाव में कम से कम हैक होने के जो तोहमत लगती है उससे तो मुक्ति मिली, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि क्या केवल उतना ही मुद्दा है कि एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया या किसी अखबार में इस तरह का लेख छप गया? मुझे लगता है कि मुद्दा इससे थोड़ा अलग है। बात यह है कि जिन चुनाव परिणामों को विपक्षी दल या कथित आईएनडीआई अलायंस जो ये सोच रहा था कि ये हमारी जीत है, अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि नहीं, ये उसकी हार है। कांग्रेस पार्टी के जो ज्यादातर नेता, प्रवक्ता, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी, यहां तक कि राहुल गांधी, जो 99 सीटें जीतने के बाद ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने सरकार गठित कर ली हो, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, 99 सीटें जीत करके न सरकार गठित की जा सकती है और न सरकार गठन का कोई चांस है। और अगर कोई ऐसा मौका बनता भी है तो बाकी दल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे, इसकी संभावना भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अब अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? तो ऐसे में बेचारा निर्जीव एक ही बचता है और वो है ईवीएम। इधर अखिलेश यादव को भी शायद अब समझ में आ रहा है कि सीटें भले ही 37 जीत ली हूं, झूठ सच बोल करके, तमाम तरह का जो माहौल बना था उसके माध्यम से, लेकिन आने वाले चुनावों में, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे 2 साल 2.5 साल बाद, उन चुनावों में इस माहौल को बनाए रखना बहुत कठिन होगा। तो उन्होंने, जैसे पहले चुनाव से पहले ईवीएम का रोना रो रहे थे, वही रोना अभी से रोना शुरू कर दिया है। अगर जीत गए तो बहुत अच्छा, और अगर हार गए तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ही है उनको। जहां तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सवाल है, तो उसमें कोई अच्छा राजनेता तो है नहीं, एक आध कोई होंगे तो उनकी चलती नहीं है। जो ज्यादातर नेता उसमें हैं वो अराजकतावादी है, क्योंकि शिवसेना का शुरू से एक तरीका रहा है अराजकता का, तो वो उसी के सहारे
आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के बयानों में कोई गंभीरता नहीं होती, अराजकता वाली बात ज्यादा होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि यही कांग्रेस अभी कल तक दावा कर रही थी कि नहीं, हम तो चुनाव जीते हैं, हमारा गठबंधन चुनाव जीता है और ये हमारी नैतिक जीत है, मोदी की नैतिक हार है, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए ये, और इस्तीफा दे देना चाहिए, तरह तरह की बातें। और उनके जो एक मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश, तो वो तो मतलब प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से पहले ही वो निवर्तमान प्रधानमंत्री लिखा करते थे। तो अब उनको सच्चाई समझ में आ रही है कि नहीं यार, मसला थोड़ा अलग है। और जो वो उम्मीद कर रहे थे कि जो दो बड़े दल हैं एनडीए में, वो तुरंत टूट करके हमारे साथ आ जाएंगे और सरकार बना लेंगे, तो वैसा भी कुछ अब उनको होता दिख नहीं रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, सुनने में यहाँ तक आया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने ऑफर दिया। तो ना तो जेडीयू टूट करके गया, ना टीडीपी टूट करके गया, ना उनके जाने के चांस हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्रचार शुरू किया कि जेडीयू ये विभाग मांग रहा है, टीडीपी ये विभाग मांग रहा है, 3-4 उनका जो है ये सब चलता रहा। बाद में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभागों का वितरण हुआ, तो ये भी समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जो विभाग जिसको देंगे वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद से वो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष वो बीजेपी से ना बनने पाए। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो टीडीपी को ऑफर दिया है कि आप अपना प्रत्याशी खड़ा कीजिए, हम आपको समर्थन करेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रत्याशी को जीतने के लिए 272 मत चाहिए होंगे, और कोई भी दल जो एनडीए से बगावत करके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, तो वो मिला करके भी जो इंडिया अलायंस है वो 250 पर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो फायदा क्या है? तो अब नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। अब वहां से भी निराशा हाथ लगी। तो जो ये लगातार उनको निराशा हाथ लग रही है, उसके बाद उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी जो लगातार जीत का दावा कर रही थी, मैं ईवीएम से हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूं, तो उसका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो एक केरल और पंजाब, दो राज्यों को छोड़ दें तो पूरे भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां पर 2 से ज्यादा लोकसभा सीट हो और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई। जो 4 सीट वाले राज्य हैं वहां भी हारी है, जो 5 सीट वाले राज्य हैं वहां भी हारी है, जो बड़े राज्य हैं वहां या तो बराबरी पे रही है या हारी है। बराबरी पे केवल एक जगह तेलंगाना में रही है, जहां 8-8 सीटें कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिली हैं। 17 में से कम 9 अगर कांग्रेस को मिल जाती तो उसे कांग्रेस की जीत कहा जाता है। बाकी आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, जो गठबंधन हुए हैं उन गठबंधनों के कंधे पर सवार होकर के कुछ सीटें तो लेकर के आई, और तमिलनाडु को हटा दें तो गठबंधन के जो दल हैं उनके कंधे पे सवार होने के बाद भी सीटें नहीं ला पाए। तमिलनाडु में जरूर उसको 8 या 9 सीटें लड़ने को मिली थी और वो सारी की सारी जीत गई। बाकी आप कर्नाटक देख लीजिए, 28 सीटें हैं, शायद 8 या 9 मिली। आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, खाता नहीं खुला है। राजस्थान में 5-6 सीट पर सिमट करके रह गई। गुजरात में किसी तरह से एक सीट मिल गई, मध्य प्रदेश में सफाया हो गया, बिहार में 2 सीट जीतने में कामयाब हुई, पश्चिम बंगाल में 1 ही सीट मिली, उत्तर प्रदेश में केवल 6 सीट मिली हैं। कोई तर्क देगा कि लड़ी कम थी, तो भाई 17 लड़ी थी। 17 सीटों पर लड़ी थी और केवल 6 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में भी अगर 9 सीटें जीतने में कामयाब होती तो जीत मानी जाती। अखिलेश यादव की यहां पर जीत मानी जाएगी। वो 62 सीटों पर लड़े थे और 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस की हार हुई। तो कोई 3 राज्य आप छोड़ दें, 2 में जहां कांग्रेस अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी, हालांकि केरल में अपने दम पे अकेले नहीं लड़ रही थी, वहां तो उनका गठबंधन रहता है यूडीएफ, वहां तो बहुत छोटी छोटी पार्टी।
अब कांग्रेस ये रियलाइज कर रही है कि नहीं, चुनाव में तो वास्तव हमारी हार ही हुई और 5 साल तक हमें इसको झेलना है, और 5 साल तक इस हार को सरवाइव करना और अपने कार्यकर्ताओं को ये लगातार इस भ्रम में रखना कि नहीं मेरी नैतिक जीत है, ये बहुत बड़ा टास्क होगा कांग्रेस के लिए। 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का झटका इस बार बीजेपी ने खाया है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अगले चुनाव में किसी तरह की लापरवाही ना होने पाए। अगले से मेरा अगले लोकसभा से मतलब है, और योजनाओं का क्रियान्वयन भी ज्यादा बेहतर ढंग से होगा, तो उस स्थिति में कांग्रेस के लिए और ज्यादा कठिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में कांग्रेस महंगाई बढ़ाने में भी बहुत आगे है। अभी हाल में कर्नाटक में चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद, अभी परसों या नरसों, वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 3 और 3.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई, और ये बढ़ाई गई वैट के माध्यम से। ऊपर से कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि जो उन्होंने गारंटी कार्ड बांटे थे, गारंटी पत्र दिए थे न्याय पत्र के नाम पर, तो वो बाकी राज्यों में तो उनको शायद उतना न झेलना पड़े, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर उन्हें ये बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। वहां पर लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक, आपकी सरकार केंद्र में नहीं है, राज्य में तो है, आपकी राज्य सरकार हमको क्यों नहीं 1 लाख रुपए महीना दे, साल में दे सकती है, आप राज्य सरकार के माध्यम से दीजिए। तो अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बड़ा गड़बड़ हो चुका है, और अपने कार्यकर्ताओं को किसी तरह से साधे रखने के लिए कोई ना कोई फेक और फ्रॉड नैरेटिव फिर से हमें गढ़ना है। तो उसके चलते उन्होंने फिर से ईवीएम पर विधवा विलाप चालू किया है। आज की वार्ता में इतना ही। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।